हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता एवं जैव विकास। नए वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है खाली हेरिडिटी। तो हम खाली हेरिडिटी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हेरिडिटी क्या होता है? बेसिकली बच्चों आनुवंशिकता होता है, जिसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी आनुवंशिकता क्या है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक से संतति में वंशागत होना। अब बात आती है कि हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती कैसे है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में पीढ़ी में जाती कैसे है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, उसमें डीएनए और आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए मतलब रिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ठीक है। अब जो ये चीज होती है डीएनए और आरएनए होती है, वो क्रोमोसोम के थ्रू एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करेंगे। जो क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है और प्रोटीन को कुछ कैरी करता है, जो सेल डिवीजन में यानी कोशिका विभाजन में हेरिडिटी को लेकर के जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इसमें कुछ ट्रेट्स होती हैं या फिर क्या होती हैं? वंशागुणित लक्षण होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं और अपना काम करते हैं। अब इसमें जीन और एलील। जीन क्या होता है? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई होती है, जो डीएनए की संरचना बनाती है और मनुष्य को की जो जीव होती है उसकी प्रतियां होती हैं, उससे कह देते हैं हम एलील। बच्चों, यही आपका ट्रांसफर करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके जो वंशागत कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों इनहेरिटेड ट्रेट्स की, यानी वंशागत लक्षण की। तो ये लक्षण कौन से होते हैं? ये लक्षण वो होते हैं जो बेसिक लक्षण होते हैं, जो उनके माता पिता में तो होते ही होते हैं, साथ के साथ जो बच्चे होते हैं उनमें भी होते हैं। अब इनको समझने के लिए आनुवंशिकता के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि जॉर्ज जॉन मेंडल थे, उन्होंने क्या किया? प्रयास किया और पी प्लांट यानी मटर के पौधों पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए और अपने कुछ रूल दिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या? अपनी स्टडी। अब वो नियम क्या थे उन्हें देख लेते हैं। तो उनमें दो नियम थे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाविकता का नियम और दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। और ये उन्होंने दिए थे किसके बेस पे? बेस था आपका क्या? मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या कर रहे थे? जो मेंडल ने कई सारे प्लांट उगाए थे, उसके बेस पे उन्होंने ये स्टडी की थी। सबसे पहला जो था क्या? जो वॉयलेट फ्लावर था वो था F1 जनरेशन में निकलना इन कंपैरिजन टू वाइट के। ठीक है। वो क्या देखा था उन्होंने? ये रेशो के हिसाब से देखा था 3:1 के रेशो में। और ये कारण था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है यानी प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो भी जीन प्रभावी होगा वो ही आपको देखने को मिलेगा। कब? जब आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा। जोन सा अप्रभावी जीन होगा वो आपको पहली जनरेशन में नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ चांसेस में दूसरे जनरेशन में देखने को मिले। जैसे कि इन्होंने क्रॉस कराया था किसके बीच में? जो आपका राउंड सीड और वॉयलेट कलर फ्लावर जो मैं कह रहा था आपसे, उसके बीच जब उनको जो F1 जनरेशन में मिला, वो किस कारण मिला? क्योंकि ये क्या थे? डोमिनेंट थे यानी प्रभावी जीन थे। अप्रभावी कौन से थे यहाँ पे? रिंकल्ड सीड और व्हाइट कलर फ्लावर। तो ये आपका जो आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप दो तरह के टाइप होते हैं। उसमें आपको फिनोटाइप जो होता है उसमें देखने को मिला, जीनोटाइप में देखने को अगर आप देखेंगे वैसे देखने को नहीं मिलेगा, छोटे अक्षरों में देखने को मिलेगा। अक्षरों में कैसे देखने को मिलता है? जैसे कि आपका आर और छोटा आर लिख दिया हमने, यानी फिनोटॉपिकली तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बड़े वाले आर के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे देखने को मिलेंगे कौन से? ये वाले दोनों के। ठीक है। फिर दूसरा जो नियम था वो दिया था इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं जिसे। ये क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा था कि जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट थे, प्रभावी जीन थे, उनके अलावा कुछ अप्रभावी जीन भी हमें देखने को मिले थे उस टाइम पे, जो कि प्रदर्शित नहीं हुए थे। लेकिन जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात आई, दूसरी जनरेशन की बात आई, पहली जनरेशन के बाद F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन की जब बात की, तो क्या हुआ? जो रेशो में मिला था यहाँ पे 3:1 का रेशो जो मिला था, उससे अलग क्या देखने को मिला? सारे के सारे जीन एक साथ एकत्रित हुए और
जो लक्षण प्रभावी थे वो भी और जो नहीं प्रभावी थे वो भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे रेशो हो गया हमारा 9:3:1 वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो बेसिक जो नियम थे जो पूछे जाते हैं आपके, और जो 2 क्रॉस है वो पूछे जाते हैं, जिसमें ये दूसरे वाला क्रॉस खासकर पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो यानी कि ये क्या बता रहा था, ये आपका बता रहा था पृथक्करण का या सेग्रीगेशन का नियम। और एक जो बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले में, उसमें क्या होता है, आपका 2 कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस किया जाता है, तो उसे कह देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस। इसमें यानी कि हमें 2 तरह की चीज़ें लक्षण लेने हैं, एक आपका कलर हो गया और एक आपका मान लीजिए क्या हो गया, शेप हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका 9:3:3:1 का रेशियो आएगा, और ये आपका क्या बताएगा कि F1 और F2 जनरेशन में आपका कैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप अलग अलग मिलता है। जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है आपका क्या, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है पार्ट, यानी कि हाउ डू वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्रॉस दिया गया है आपका, जो आपके फिगर में उसमें आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, और ये 2 आपको यहाँ देखने को भी मिल रहे होंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको पढ़ करके समझ लेना है, ताकि आपका जो ये वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो सके। तो इसमें मेन बेसिकली बच्चों 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपके 2 क्रॉस हो गए, एक 3:1 वाला, सॉरी 3:1 वाला क्रॉस हो गया। दूसरा हो गया 9:3:3:1 वाला क्रॉस हो गया। ये 2 हो गए, यानी जिसमें मोनो हाइब्रिड यानी एक कैरेक्टर लिया था, डाई हाइब्रिड वाला 9 वाला जो क्रॉस है, 9:3:3:1 वाला। दूसरा आपके नियम हो गए, नियम के हिसाब से पूछेगा तो भी आपको एक क्रॉस बताना है दोनों में, और दूसरे में दूसरा क्रॉस बताना है। ठीक है, फिर अगर जब पूछ रहा है तो वो पूछेगा आपका क्या, कि आपका हाउ डू वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, वुमन चाइल्ड। तो ये डायग्राम आप बना देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी मैंने कवर अप करा दी है। तो यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था बच्चों, यही आपका चैप्टर है पूरा पूरा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।